Okay. So, dear students, let's start. Fluids in motion. ये आता है फिजिक्स के हाइड्रोडायनेमिक्स ब्रांच में. So what is hydrodynamics? It's a branch of physics which deals with fluids in motion. हमने पढ़ा था hydrostatics. It's a branch of physics which deals with fluid at rest. और अब हम पढ़ेंगे hydrodynamics. It's a branch of physics which deals with fluids in motion. अभी आप कोई भी, जैसे आप एक प्लेन ले लो और उसमें हल्का सा पानी डालिए. अभी मेनी वे से हम लोग उसमें पानी फ्लो कर सकते हैं, एकदम हलू हलू आराम से, एकदम फास्ट. तो जब आप पानी मूव कर रहे हैं देन इट कम्स अंडर हाइड्रोडायनेमिक्स. अभी उसके कुछ फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स है, हम लोग पहले वो टर्म्स पढ़ेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अभी आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि सपोज लेयर, दिस फ्लूइड always flow in terms of layer. It can be in terms of a tube. So आप कुछ भी उसको assume कर सकते हैं depending upon the situation. सबसे पहले what is steady flow? Actually when I say steady flow, इसका मतलब क्या हुआ? Velocity should remain constant. Pressure should remain constant. So ये जो steady flow है एक मेजरेबल क्वांटिटी है. इट्स अ मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड इन विच प्रेशर एंड वेलोसिटी शुड रिमेन कांस्टेंट. तब उसको बोलेंगे स्टेडी फ्लो. मतलब ये कि द फ्लो इन विच द वेलोसिटी और प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड एज स्टेडी फ्लो. आई होप यू गॉट इट. स्टेडी फ्लो एक मेजरेबल प्रॉपर्टी है फ्लूइड का, जिसके अंदर फ्लूइड का प्रेशर एंड वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट. सो इट इज स्टेडी फ्लो. सेकेंड, व्हाट इज फ्लो लाइन? यू कैन सी ये जो है वो आपका फ्लो लाइन है. सो ये फ्लो लाइन क्या है? इट्स अ पाथ. इस पाथ में कोई भी इंडिविजुअल पार्टिकल ट्रेवल करेगा. ये वो पाथ है जहां पे इंडिविजुअल पार्टिकल ट्रेवल करेगा, उसको बोलेंगे फ्लो लाइन. सो इट्स अ पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ मूविंग फ्लूइड. किसी मूविंग फ्लूइड के अंदर कोई इंडिविजुअल पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करेगा उस पाथ को बोलेंगे फ्लो लाइन. क्या बोलेंगे? फ्लो लाइन. देन व्हाट इज स्ट्रीम लाइन? एकदम स्ट्रीम लाइन. एक्चुअली ये एक कर्व है. अच्छा, ये जब आपने सपोज कहीं पे आपने एक कर्व ड्रॉ किया, सपोज यहाँ पे एक कर्व है और आपने उसका एक टेंजेंट ड्रॉ किया है. सो वो जो टेंजेंट है किसी एक पॉइंट पे उस फ्लूइड के अंदर, वो टेंजेंट आपको ये बताएगा कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द पाथ, मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. सो व्हाट इज स्ट्रीम लाइन? ये ऐसा कर्व है जिसका टेंजेंट किसी एक पॉइंट पे, उस फ्लो के किसी एक पॉइंट पे अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट जो आपने ड्रॉ किया वो आपको क्या बताएगा कि उस डायरेक्शन जो टेंजेंट है वो उस पर्टिकुलर फ्लूइड का वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा. आई होप यू गॉट इट. सो व्हाट इज अ स्ट्रीम लाइन? इट्स अ कर्व whose tangent at any point in the flow gives the direction of velocity. Gives the direction of velocity. तो स्ट्रीम लाइन वो टेंजेंट है जो आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा. Then what is a flow tube? It's an imaginary tube जिसके अंदर फ्लो लाइन ट्रेवल करता है. मतलब द इमेजिनरी फ्लो लाइन का जो ग्रुप बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे फ्लो ट्यूब. Then what is streamline flow? अभी जैसे मैंने कहा था,
अगर आपने पानी को एकदम स्मूथली फ्लो किया, एकदम हलो फ्लो किया, then that flow is called as streamline flow. अब उसकी 3-4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज याद रखो. जैसे फॉर एग्जांपल, every in the fluid the liquid will move in the form of layers. In the form of layers, you can see that liquid flow in the form of layers. Every layer will move with constant velocity. Will move with कांस्टेंट वेलोसिटी. हर एक जो लेयर है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव करेगा. दूसरी बात, जो लेयर इसके जस्ट ऊपर है उस पे प्रेशर हल्का सा कम एंड देयरफॉर उसका वेलोसिटी ज्यादा रहेगा. तो जैसे जैसे हम लोग फिक्स्ड लेयर के ऊपर में जाएंगे वैसे वैसे उसका वेलोसिटी बढ़ता रहेगा. आई होप यू गॉट इट. So remember, streamline flow का big important property क्या है? Number 1, in streamline flow, liquid or we can say fluid moves in the form of different layers. Number 2, in every layer the velocity of molecule remain constant. मतलब जो वेलोसिटी है, जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, दे विल फ्लो इन सेम डायरेक्शन. दे विल मूव इन सेम डायरेक्शन. एवरी लेयर का वेलोसिटी कांस्टेंट है. जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे उसका वेलोसिटी बढ़ता रहेगा. So this is the streamline flow. For example, the smooth flow of river in a plain. जब प्लेन के अंदर जब रिवर एकदम स्मूथली फ्लो करता है तो वो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है. या सपोज आपने एकदम स्मूथ प्लेन लिया और हल्का सा आपने पानी उस पर डाला, स्लोली अगर आपने पानी डाला तो जो लिक्विड फ्लो करेगा वो स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा. सेकेंड, व्हाट इज टर्बुलेंट फ्लो? वी कैन से इन टर्बुलेंट फ्लो एकदम zigzag, मतलब कोई भी डायरेक्शन, velocity will not remain constant. Can you see the whirls? अब जैसे आपने कहीं पे लिक्विड फ्लो हो रहा है और आपने बीच में टांग अड़ा दिया, आई मीन टू से बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो वहां पे वो जो लिक्विड है वो ऐसे धीरे धीरे फ्लो करना चालू करेगा. एंड देयरफॉर दिस फ्लो इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट वेलोसिटी. In turbulent velocity, the particles will not be constant in direction and constant in speed. Speed भी सबका सेम नहीं रहेगा and उनका डायरेक्शन भी सेम नहीं रहेगा, मतलब velocity will keep on changing. दूसरी बात, the layers, the liquid will not flow in the form of layers. वो लेयर के फॉर्म में लिक्विड फ्लो नहीं करेगा. So ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टर्बुलेंट फ्लो का. फॉर एग्जाम्पल, पूर, जैसे बाढ़ आ गया, फ्लड के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल कहीं से भी जाएगा, कैसे भी जाएगा, कोई भी स्पीड रहेगा. सो फ्लड के अंदर. दूसरी बात, साइक्लोन, जब आप देखेंगे साइक्लोन के अंदर जो एयर है वो पार्टिकल्स है वो कीप ऑन व्हर्लिंग. सो साइक्लोन, फ्लड आर एग्जांपल्स ऑफ टर्बुलेंट फ्लो. आई होप इट इज क्लियर. पक्का? नाउ से प्लीज. नाउ अभी जैसे मैंने बोला कि ये आपका 2 टाइप का फ्लो था, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो. तो आपको कब मालूम पड़ेगा कि स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है वो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो गया? फॉर एग्जांपल, जैसे पहले स्पीड कम था तो इट वाज स्ट्रीमलाइन फ्लो. अब आप क्या करो, उसका हल्का सा स्पीड बढ़ाते रहो. आई गिव एन एग्जांपल. आप एक ऐसा सी शेप या एक आपने पाइप लिया, पाइप को आपने आधे का आधा काट दो तो आपके पास ऐसा एक सी शेप पाइप रहेगा. उस पाइप के अंदर हल्का सा सपोज स्लोली आप पानी उसमें फ्लो करना शुरू करो. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपने एक बड़ा सा प्लास्टिक पाइप लिया, उसको आपने बीच में से आधा कट कर दिया, लेंथ वाइज आपने कट कर दिया और उस पर्टिकुलर पाइप को आपने एकदम प्लेन में रखा हल्का सा और एक जगह से आपने उसमें पानी डालना शुरू किया. जब आपने पानी डालना शुरू किया तब आप क्या करो, उसके ऊपर 4 अलग 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 डिफरेंट कलर्स ले लो और वो कलर्स हल्का सा उस पर्टिकुलर पाइप के पानी के ऊपर आप उसमें डालते रहो एकदम स्लोली. तो क्या होगा, अगर जेंटल फ्लो है तो क्या होगा, दीज कलर्स
they will keep on moving parallel to each other. I repeat, आपने क्या किया, ऊपर एक ऐसा ट्यूब लिया, ट्यूब पे आप 4 अपने इस पे होल कर दीजिए और होल में से हल्का हल्का सा उस पाइप के अंदर वो जो है वो डिफरेंट कलर्स वो आप डालते रहिए। तो क्या होगा कि दीज कलर्स विल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब आप क्या करो, वो पाइप को हल्का सा और टिल्ट करो। जैसे आप टिल्ट करेंगे ऐसे नीचे की तरफ तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। जब स्पीड बढ़ेगा ना तो वो कलर है वो ज्यादा देर तक आपस में मतलब पैरेलल मूव नहीं कर पाएंगे एंड दे विल स्टार्ट मिक्सिंग अप। अगर आपने और स्पीड बढ़ा दिया तो क्या होगा कि जैसे ही वो कलर ड्रॉप होते हैं एंड दे विल स्टार्ट मिक्सिंग अप। तो इसे याद रखो कि हमने जब उसको टिल्ट किया तो उसमें क्या चेंज हो रहा था, स्पीड बोले तो वेलोसिटी। और अब ये वेलोसिटी डिसाइड करेगा कि कब तक जो फ्लो था वो स्ट्रीमलाइन था और कब वो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो गया। ये जो वेलोसिटी है हम उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी डिसाइड करेगा कि आपका फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है। आई रिपीट, अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो एकदम प्यार से स्मूथली फ्लो करेगा और टर्बुलेंट फ्लो है तो एकदम स्पीड में फ्लो करेगा। सो क्रिटिकल वेलोसिटी विल डिसाइड कि फ्लो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है। सो व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी? द मिनिमम वेलोसिटी बिलो विच द पार्टिकल फ्लो इन स्ट्रीमलाइन फ्लो is called as critical velocity. After that velocity, the streamline flow will get converted into turbulent flow. तो ये आपका critical velocity. I hope it is clear. Now second part. Actually critical velocity की वजह से हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड कर सकते हैं और वो रेनॉल्ड्स नंबर से मालूम पड़ जाएगा कि कब तक स्ट्रीमलाइन फ्लो है एंड कब तक टर्बुलेंट फ्लो है। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल लो, जैसे मैंने बोला था कि आपने वो पाइप लिया, वापस देखिए एक्सपेरिमेंट याद करो, आपने वो पाइप लिया, उस पाइप का रेडियस था r, रेडियस था आपका r, सो d इज डायमीटर, d इज द डायमीटर, रेडियस इज r, d इज द डायमीटर। जो आपने लिक्विड यूज किया था उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब वो कितना विस्कस है, उसको यूज करते हैं वर्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हम लोग इस पे डिसाइड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड दैट इज वी कॉल ईटा। सो व्हाट इज ईटा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ दैट पाइप? What is the density of that fluid or we can say liquid, and Vc is the critical velocity. तो एक्चुअली इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, केवल आपको ये वैल्यू आई मीन टू से ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। सो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है Rn, nothing but what? Reynolds number. Rn, Reynolds number. Eta, coefficient of viscosity. Rho, density of fluid, d diameter of pipe. इससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा रेनॉल्ड्स नंबर। सो रेनॉल्ड्स नंबर Rn इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Vc इंटू रो इंटू डी डिवाइड बाय ईटा। आई रिपीट, रेनॉल्ड्स नंबर Rn इक्वल टू, इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Vc इंटू रो इंटू डी अपॉन ईटा। ये तीनों वैल्यू से आपको मिल जाएगा रेनॉल्ड्स नंबर। अब ये रेनॉल्ड्स नंबर डिसाइड करेगा कि कब फ्लो स्ट्रीमलाइन था, कब फ्लो टर्बुलेंट था। तो सबसे पहले अगर रेनॉल्ड्स नंबर आपका 1000 से कम है, अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम है या 1000 है तो फ्लो इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। सेकेंड पार्ट, अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से ज्यादा है और 2000 से कम है, if it is more than 1000 and less than 2000, then the streamline is getting converted into turbulent flow. I repeat, अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से ज्यादा है, 2000 से कम है, then जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है it is getting converted into turbulent flow. और अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज्यादा है, then the flow is turbulent flow. Flow is turbulent flow.
सो आई होप इट्स क्लियर इन वेरी शॉर्ट. अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, 1000 और 2000 के बीच में तो स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांजिशन फेज के अंदर है. एंड अगर रेनॉल्ड्स नंबर आपका 2000 से ज्यादा है देन इट इज टर्बुलेंट फ्लो. आई होप इट इज क्लियर. पक्का. वेरी गुड. सी द नेक्स्ट पार्ट. विस्कोसिटी. देखो हम लोग ने फ्रिक्शन पढ़ा था. फ्रिक्शन क्या होता है? इट्स प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस जिसकी वजह से कोई भी दो सरफेस जब आपस में कांटेक्ट में रहेंगे देन वो एक दूसरे पे ऑपोजिंग फोर्स एक्सर्ट करेगा और जिसकी वजह से उसका मोशन ऑब्स्ट्रक्ट होगा. मतलब फ्रिक्शन की वजह से हमेशा दो पार्टिकल का जो रिलेटिव मोशन है वो हमेशा ऑपोज होता है. सो फ्रिक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच a force is exerted between the two particles in contact tending to prevent the relative motion between them. ये था फ्रिक्शन जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है. अब जब मैं बोलता हूं विस्कोसिटी, इसका मतलब होता है लिक्विड फ्रिक्शन. विस्कोसिटी इज द लिक्विड फ्रिक्शन. सो अब आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि जो आपका लिक्विड है वो लेयर्स के फॉर्म में है. तो अब जो भी ऑपोजिंग फोर्स रहेगा वो लेयर्स के बीच में रहेगा. अभी हम लोग पॉइंट नहीं बोल सकते, सरफेस नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे? लेयर्स बोलेंगे. सो व्हाट इज द विस्कोसिटी? इट इज अ लिक्विड फ्रिक्शन. और जो हमने बोला था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था, इसको हम क्या नाम देंगे? विस्कस फोर्स. क्या नाम देंगे? विस्कस फोर्स. सो सबसे पहले व्हाट इज विस्कोसिटी? It's a property of fluid. It's a property of fluid by virtue of which force is exerted. कौन सा? Viscous. Viscous force is exerted between the layers of liquid in contact. Between the layers of liquid in contact, tending to prevent the relative motion between them. Tending to prevent the relative motion between them is called as viscosity. Called as viscosity. It's a property of fluid by virtue of which viscous force is exerted between the two layers in contact. Between the two layers in contact, tending to prevent the relative motion between them. I hope ये आपको definition learn हो गया रहेगा. In short, जब हमारे पास में कोई भी फ्लूइड रहेगा तो वो फ्लूइड के बीच में एक फोर्स एक्सर्ट होता है, उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स. क्या बोलेंगे? विस्कस फोर्स. ऑल्सो नेम्ड एज विस्कस ड्रैग. क्या बोलेंगे? विस्कस ड्रैग. जो उस लेयर के मोशन को ऑपोज करेगा, उस लेयर के मोशन को ऑपोज करेगा तो वो फोर्स को बोलते हैं विस्कस फोर्स. आई होप इट इज क्लियर. कोई डाउट नहीं. विस्कोसिटी क्या है? फ्लूइड का प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हमेशा मोशन ऑपोज होता है. एक्चुअली हमने डिस्कस किया ना कि फ्रिक्शन जरूरी भी है और फ्रिक्शन हमारे लिए एक एविल भी है, हमारा दुश्मन भी है. अभी जरूरी क्यों है? अगर आपको सपोज पीना है पानी तो क्या करेंगे? आप ग्लास होल्ड करेंगे. अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा आपके ग्लास और फिंगर्स के बीच में तो ग्लास नीचे गिर जाएगा, आप पानी भी नहीं पी सकते हैं. अगर आपको चलना है सरफेस पे तो ऑब्वियसली सरफेस ऑफ अर्थ एंड द सोल ऑफ योर शू के बीच में फ्रिक्शन होना जरूरी है. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप सीधे लंबे हो जाएंगे. आई होप इट्स क्लियर. तो फ्रिक्शन बहुत जरूरी भी है, लेकिन बड़ी बड़ी मशीन्स के अंदर अगर फ्रिक्शन होता है तो जो मशीन कई सालों साल चलेगी वो 2-4 साल 5-10 साल में भी खराब हो जाएगी. तो वहां पे फ्रिक्शन नहीं भी होना चाहिए. तो जहां पे चाहिए वहां फ्रिक्शन होना भी चाहिए. द सेम टाइम वी ऑल्सो वॉन्ट कि फ्रिक्शन हर जगह अच्छा नहीं है. नाउ अभी सबसे पहले व्हाट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट? मतलब एक वर्ड यू कहते हैं ना वेलोसिटी मतलब स्पीड. ग्रेडियंट मतलब इट चेंजेस विद
डिस्टेंस, चेंजेस विद डिस्टेंस, उसको बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब चेंज इन वेलोसिटी, हर एक डिस्टेंस पे वेलोसिटी कम या ज्यादा होगा, उसको बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। पहले एक एग्जांपल ले लो आप, कंसिडर स्ट्रीमलाइन फ्लो, कंसिडर स्ट्रीमलाइन फ्लो, मतलब द फ्लो इज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। हो गया। दूसरी बात, ये आपका स्टेशनरी लेयर है, जमीन है जहां पे लिक्विड फ्लो करता है, तो वो तो हिलता नहीं है, इसलिए स्टेशनरी लेयर है। कौन सा लेयर है? स्टेशनरी लेयर। हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे प्रेशर सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्पीड सबसे कम, क्योंकि पूरे लेयर का प्रेशर इस पे गिरेगा, तो यहाँ का स्पीड सबसे कम, इसके ऊपर वाला स्पीड हल्का सा बढ़ेगा, और स्पीड ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। आई होप यू गॉट इट। मतलब जैसे जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे ये सरफेस से, वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ता रहेगा। अभी कैसे, कितने डिस्टेंस पे कितना वेलोसिटी बढ़ता है ये देखिए। अब आपने क्या किया, हमने एक लेयर लिया ये वाला, और इस लेयर का वेलोसिटी है v। क्या है वेलोसिटी? v। और जो हमारे फिक्स लेयर से कितने डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर है। ये जो लेयर है वो हमारे फिक्स्ड लेयर से x डिस्टेंस पर है। उसके नेक्स्ट वाला लेयर वो x प्लस dx डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर? x प्लस dx, मतलब इन दोनों लेयर के बीच का वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx। डिस्टेंस कितना है? dx। और ये लेयर का वेलोसिटी कितना हो गया? v प्लस dv। कितना हो गया? v प्लस dv। आई होप यू गॉट इट। सो रिमेंबर, आपने ये एक लेयर लिया, इसका वेलोसिटी v, उसका डिस्टेंस फिक्स लेयर से x, उसके ऊपर वाले लेयर का वेलोसिटी v प्लस dv। अच्छा, इसके नीचे वाला वेलोसिटी v माइनस dv, और इसका डिस्टेंस x माइनस dx। आई होप गॉट इट। अब एक सिंपल, आपने ये दो लेयर यूज किया, तो इसका वेलोसिटी v प्लस dv, इसका वेलोसिटी v, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? v प्लस dv माइनस v। इसका वेलोसिटी v प्लस dv, इसका v, तो चेंज कितना हुआ? v प्लस dv माइनस v, मतलब कितना चेंज हुआ? dv। मैंने कहा था ना इन दोनों के बीच में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो dv है। एंड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट है आपका x, और यहाँ का कितना था? x प्लस dx। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज x प्लस dx माइनस x इज इक्वल टू dx। ये था आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। आई होप इट इज क्लियर। सो व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी per unit change in displacement. I repeat, velocity gradient is defined as change in velocity per unit change in displacement. I hope it is clear. अच्छा, मुझे बताओ फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी मतलब क्या? मीटर पर सेकेंड, और इसका डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो कितना हो जाए आपका? मीटर पर, ये जो स्पीड है मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस का मीटर, तो मीटर मीटर गेट कैंसल, इट इज पर सेकेंड, इट इज पर सेकेंड। आई होप इट्स क्लियर। सो यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट इज पर सेकेंड। कितना? पर सेकेंड। आई होप इट्स क्लियर। कोई डाउट? पक्का? नाउ सी प्लीज। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब हम किसी भी फ्लूइड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकाल सकते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई फ्लूइड है, वो ज्यादा विस्कस है, कम विस्कस है, तो वो कैसे मेजर करेंगे? हर एक फ्लूइड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फिक्स रहता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा केरोसिन कम विस्कस है, मिल्क उससे हल्का सा ज्यादा विस्कस है, देन हनी और ज्यादा विस्कस है। तो कहने मतलब ये हुआ कि ये जो है उसका विस्कोसिटी कितना है वो हम डिसाइड करते हैं कि उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एक वैल्यू होता है, हर एक का वो फिक्स है। उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि कौन ज्यादा विस्कस है, कौन कम विस्कस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी चीज का विस्कोसिटी कितना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको कोई सब्सटेंस कहाँ यूज करना है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई दो पार्ट्स के बीच में अगर आपको कोई ल्यूब्रिकेंट यूज करना है तो शुड वी यूज डीजल, should we use grease, should we use other things। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस कौन सा यूज करेंगे वो इस पे डिपेंड करेगा कि उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है। आई होप इट इज क्लियर। सो अब हम डिसाइड करेंगे, हम ये फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है और वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा और किसी भी सब्सटेंस का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना होगा। आई होप इट इज क्लियर। नाउ सी प्लीज अभी कंसिडर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑलवेज। देन वो दो लेयर के बीच में फ्रिक्शन रहेगा एंड देयरफॉर विस्कस फोर्स रहेगा। देयरफॉर द विस्कस फोर्स बिटवीन द टू लेयर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर। ऑब्वियसली अगर एरिया ज्यादा है तो पूरा लेयर दे आर इन कांटेक्ट ना। अगर सपोज एरिया इतना सही है तो केवल इतना सा लेयर आपस में कांटेक्ट रहेगा। ज्यादा सरफेस है तो ज्यादा लेयर विल बी इन कांटेक्ट। और बड़ा आपने सरफेस कर दिया तो और ज्यादा जो लेयर्स मतलब जो एरिया वो कांटेक्ट में रहेगा। एंड जितना एरिया ज्यादा कांटेक्ट में है विस्कस फोर्स उतना ही ज्यादा। सो विस्कस फोर्स बिटवीन द टू लेयर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द layer, or we can say area of the fluid. Is that clear? Second thing, this viscous force is also directly proportional to velocity gradient. ये velocity gradient पे भी depend करेगा क्योंकि आपने मैंने कहा था ना कि ये जो पर्टिकुलर लिक्विड है वो कितना स्पीड में जाएगा, दो लेयर के बीच में कितना स्पीड चेंज हुआ विद रेस्पेक्ट डिस्टेंस, तो वो भी डिसाइड करता है कि वो कितना विस्कस है। सो उनके बीच में जो फोर्स है the viscous force है, this viscous force is also directly proportional to the velocity gradient. I hope you got it. So it is velocity gradient. Say equation number 2. आप दोनों को combine करो. So viscous force is directly proportional to area of layer. Viscous force is directly proportional to dv by dx. मतलब velocity gradient. दोनों को आप combine करो. So viscous force is directly proportional to a into dv by dx। आपको तो पहले से ही मालूम है कि जब कभी भी प्रोपोर्शनलिटी साइन रहेगा it should always be replaced by a constant, therefore f is equal to eta a dv by dx। और ये आपका eta is called as coefficient of viscosity। eta is called as coefficient of viscosity। तो eta का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो eta इज इक्वल टू f डिवाइड बाय इन दोनों को आपको नीचे ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो eta इज इक्वल टू f अपॉन a इंटू dv बाई dx। f अपॉन a इंटू dv बाई dx। अब मुझे बताओ इसका यूनिट क्या होगा। फोर्स का यूनिट न्यूटन, देन एरिया का मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी ग्रेडियंट का पर सेकंड। याद रखो 1/सेकंड, तो सेकंड ऊपर चला जाएगा तो ये 1/सेकंड तो सेकंड ऊपर जाएगा। सो इट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। आई रिपीट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, नीचे एरिया का मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या था 1/x। याद है 1/s, एस मतलब सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा। सो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये था आपका यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब उसको आप डिफाइन कैसे करेंगे। देखो डेफिनेशन का एक रूल है, जो कुछ भी डिनोमिनेटर में रहेगा उसका वैल्यू हमेशा 1 रखने का। तो अगर मान लो एरिया का वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी ग्रेडियंट का वैल्यू 1, तो पीछे क्या बचता है केवल फोर्स। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स acting between the layers of liquid having unique area and unique velocity gradient। मतलब area should be 1, it can be 1 meter square and it should be unit dv by dx, मतलब it should be 1
तो आपके पास में पीछे क्या बचता है, विस्कस फोर्स बचता है, एंड देयरफॉर वी कैन से ईटा डिफरेंस कैसे देंगे, ईटा इज इक्वल टू एफ, तो डिफाइन करो उसको, हेंस वी कैन से the coefficient of viscosity is defined as the viscous force acting between the layers of liquid in contact per unit area, मतलब unit area, per unit area, per unit velocity gradient, per unit area, per unit velocity gradient. Repeat, coefficient of viscosity is defined as the viscous force acting between the two layers of liquid in contact per unit area, per unit velocity gradient, per unit area, per unit velocity gradient. ये था आपका coefficient of viscosity. I hope it is clear. पक्का? Now see this. What is Stokes law? Consider any spherical body. जब वो बॉडी ऊपर से आप उसको रिलीज करेंगे, then it will start moving towards earth. It will start moving towards earth. जब ये अर्थ की तरफ आएगा तो हमारा जो एयर एटमॉस्फेयर है उसमें एयर रहेगा, और वो एयर जो है वो उसको हमेशा ओपोज करेगा, हमेशा उसको ओपोज करेगा, एंड देयरफॉर अब वो जो ओपोज करेगा तो ये जो फोर्स है विस्कस फोर्स, ये जो विस्कस फोर्स है इट डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स. फॉर एग्जांपल, विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. मैंने आपसे कहा था अगर एयर है तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम रहेगा, वाटर है और ज्यादा रहेगा, हनी और ज्यादा रहेगा. सो जो मीडियम में से अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है और वो ऑब्जेक्ट है एक मान लो एक स्फीयर है, तो वो उसका जो विस्कस फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर 1 कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डिपेंड्स अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. नंबर 2 डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ स्फीयर. अगर स्फीयर बड़ा है तो ऑब्वियसली कोएफिशिएंट जो विस्कस फोर्स है वो ज्यादा रहेगा. आप एग्जांपल लीजिए, जैसे अपना एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन का आगे का पार्ट एकदम शार्प क्यों रहता है, क्योंकि एरोप्लेन का स्पीड बहुत हाई रहता है, और जब स्पीड बहुत हाई रहता है तो एयर का जो रेजिस्टेंस है वो मैटर करता है, एंड देयरफॉर उसको कम करने के लिए ऑलवेज वी हैव द शार्प पॉइंट. अच्छा, ट्रक या बस में तो शार्प पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती है. रीजन क्या है कि ट्रक का स्पीड इतना हाई रहता है तो जो वेलोसिटी है उसका वो जो एयर का जो रेजिस्टेंस है दैट कैन बी नेग्लेक्टेड. आई होप इट्स क्लियर. सो सेकंड थिंग, यहाँ पे विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर रेडियस कम है तो विस्कस फोर्स कम लगेगा, और बड़ा है तो ऑब्वियसली विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगा. सो विस्कस फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. नंबर 3, विस्कस फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. अभी आपने एग्जांपल दिया एरोप्लेन का, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा रहता है तो वो मैटर करता है. देयरफॉर वी कैन से कि विस्कस फोर्स acting on any spherical body is directly proportional to number 1 coefficient of viscosity, number 2 radius of object, number 3 velocity of the object. Therefore Fv proportional to eta Rv. Fv proportional to eta Rv. Therefore Fv equal to 6 pi eta Rv. Fv equal to 6 pi eta Rv. ये था आपका स्टोक्स लॉ. स्टोक्स लॉ says that the viscous force acting on a particle moving downward is equal to 6 pi eta Rv, where 6 pi is the constant and is given by experimental value. मतलब ये experimental value है 6 pi. I hope it's clear. याद रहेगा आपका, whenever I say viscous force आपको हमेशा बोलना है 6 pi eta Rv. Whenever I say viscous force आपको बोलना है 6 pi eta Rv. I hope it is clear. Now see this. What is terminal velocity? आप एग्जाम्पल देखिए.
लेट्स कंसीडर अ लिक्विड ड्रॉप। मान लो बारिश हो रही है, बारिश के टाइम के अंदर पानी की बूंदें जमीन पे गिरेंगी और ये जून जुलाई में शुरू होता है जब पृथ्वी अपनी जमीन एकदम पूरी सूखी रहती है और बहुत प्यासी रहती है, तो ऑब्वियसली इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और बारिश करेंगे और उस समय बारिश बड़ा अच्छा लगता है। छोटे बच्चे अंदर पहली बारिश के अंदर दे ट्राई कि हम लोग बाहर जाएं और बहुत भीगें। चलो ये छोटे बच्चों की बात है, हम लोग भी बड़े हो गए, सो वी विल फाइंड कि उसकी वेलोसिटी कितनी है। सोचो जब बचपन में कितना अच्छा रहता है, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। बड़े होने के बाद में तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि उसका मास कितना है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, बहुत टेंशन है, सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है। ये भी आपको लाइफ का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हाउ योर लाइफ विल बी वेरी स्मूथ, आपको क्या करना है, कितना करना है। खैर वो छोड़िए, दूसरी बात है, हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। What is terminal velocity? Let's consider a water droplet coming towards Earth. जो वाटर ड्रॉपलेट है वो अर्थ की तरफ आ रहा है। जब वाटर ड्रॉपलेट स्टार्टिंग में जब वो रहेगा तो उसका स्पीड विल बी 0। जैसे जैसे वो वाटर ड्रॉपलेट जमीन की तरफ आएगा उसको अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, इसीलिए वो जमीन की तरफ आ रहा है। अच्छा, उसमें एक्सेलरेशन रहता है, मतलब एवरी सेकेंड speed increases by 9.8 meter per second. Every second speed increases by 9.8 meter per second. मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हर सेकेंड उसका स्पीड बढ़ेगा, हर सेकेंड उसका स्पीड बढ़ेगा, तो स्पीड बढ़ रहा है उसका। अब याद रखना कि जैसे जैसे वो नीचे आएगा वैसे वैसे उसका स्पीड बढ़ेगा। जब उसका स्पीड काफी बढ़ जाएगा तो याद रखो उस पे विस्कस फोर्स एक्ट होता है और विस्कस फोर्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी। याद है, मतलब जितना बॉडी का स्पीड रहेगा विस्कस फोर्स उतना ही उस पे एक्सर्ट करेगा। ज्यादा स्पीड ज्यादा विस्कस फोर्स। हाउ यू गेटिंग मी? तो जैसे जैसे वो पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा विस्कस फोर्स जो उसको अपोज करेगा उसका वैल्यू भी बढ़ेगा। एट द सेम टाइम जब अपना अर्थ या अपना ये एयर है that also produces upthrust। अच्छा, आपको ये मालूम है ना कि आप एक सिंपल एक पेपर ले लो, सिंगल पेपर, और उसको आप ऐसा छोड़ दो, उसको आप रिलीज करो, तो क्या वो ऑन द स्पॉट जमीन पे जाता है? क्या नहीं, वो ऐसा कीप ऑन फ्लोटिंग। ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि एयर प्रोड्यूसेस अपथ्रस्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसके लिए वो इंस्टेंटली सेटल नहीं होता है। आई होप यू गॉट इट। सो सिमिलरली अभी जो वाटर बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है उसके ऊपर दो फोर्स एक्ट हो रहा है। पहला विस्कस फोर्स, दूसरा अपथ्रस्ट। विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द स्पीड, डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, एट द सेम टाइम डिपेंड्स अपॉन इट्स कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो याद रखना, अभी नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है? अपथ्रस्ट एंड विस्कस फोर्स। अब क्या होता है कि पहले जब उसका स्पीड कम था तो अपथ्रस्ट भी कम था एंड देयरफॉर उसका स्पीड बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे अपथ्रस्ट भी बढ़ेगा एंड देयरफॉर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब downward force becomes equal to upward force, और उसके बाद में the speed of particle remains constant। मतलब उसके बाद में वो पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ में आएगा। Are you getting me? I repeat, स्टार्टिंग में जो पार्टिकल है वो जब नीचे आएगा तो उसका स्पीड बढ़ेगा बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एट द सेम टाइम उसका थ्रस्ट एंड विस्कस फोर्स भी कम है, इसलिए वो निग्लिजिबल है क्योंकि इसका स्पीड कम है। लेकिन जैसे जैसे उसका स्पीड बढ़ता रहेगा अब थ्रस्ट बढ़ता रहेगा, और स्पीड बढ़ा और अब थ्रस्ट बढ़ा, और स्पीड बढ़ा और थ्रस्ट बढ़ा। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब डाउनवर्ड फोर्स बिकम्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, उसके बाद में इट इज इन इक्विलिब्रियम एंड उस समय जो उसका वेलोसिटी था उसी वेलोसिटी से पार्टिकल नीचे आएगा। सो दैट फाइनल वेलोसिटी विथ विच द पार्टिकल इज कमिंग डाउन टुवर्ड्स अर्थ इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी।
आपको समझा? पहले स्पीड बढ़ रहा था, लेकिन उसका ऑपोजिंग फोर्स भी बढ़ रहा था। तो काफी टाइम के बाद में एक ऐसा स्टेज आएगा जब डाउनवर्ड फोर्स बिकम्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाएगा, उसके बाद में द पार्टिकल का स्पीड नहीं बढ़ेगा एंड द पार्टिकल विल कम विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। I hope it is clear. पक्का? Now say this. अभी डाउनवर्ड फोर्स क्या था? mg। क्या था? mg। ये था आपका डाउनवर्ड फोर्स। So fg मतलब डाउनवर्ड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, that's equal to mg. Now what is the formula for density? आपको मालूम है बचपन से, density equal to mass upon volume. So mass will be density into volume. डेंसिटी इनटू ये कौन सा बॉडी है? स्फीयर। कौन सा बॉडी है? स्फीयर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 पाई आर क्यूब। व्हाट्स द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 पाई आर क्यूब। सब्स्टिट्यूट कर दो। सो व्हाट इज द फोर्स? m इनटू g। m क्या था? ये वाला m था। रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब इनटू g। ये पाई आर है, रेडियस है, पाई आर क्यूब इनटू g। ये हो गया आपका डाउनवर्ड फोर्स। अब बोलो अपवर्ड फोर्स कौन सा? दो फोर्स अपवर्ड, कौन सा? एक तो विस्कस फोर्स, याद है, और दूसरा अपथ्रस्ट। तो विस्कस फोर्स कौन सा याद है आपको? इट इज 6 पाई, देखो अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स। आई होप गॉट इट। अच्छा, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था बाय स्टोक्स लॉ। फॉर्मूला क्या था? 6 पाई ईटा आरवी। फॉर्मूला क्या था? 6 पाई ईटा आरवी। ये था आपका विस्कस फोर्स। और अपथ्रस्ट क्या होता है कि एक्चुअली ये अपवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है? अपवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। केवल इतनी फर्क है कि नीचे आते समय जब जो डेंसिटी वो लेते हैं पानी का, और ऊपर टाइम के अंदर जो हम लोग लेंगे डेंसिटी उससे लेंगे एयर का। सो एयर का डेंसिटी सिग्मा, पानी का कितना? रो। ये जब डाउन हो रहा था तो हमने रो लिया था कि ये पानी का डेंसिटी है, और ऊपर की तरफ कौन सा रहेगा? सिग्मा, भले तो एयर का। एंड देयरफॉर अपवर्ड फोर्स इज सिग्मा इनटू 4/3 पाई आर क्यूब g प्लस 6 पाई ईटा आर वी। ये हो गया आपका अपवर्ड फोर्स। इन इक्विलिब्रियम डाउनवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। मैंने आपसे कहा था कि जब वो इक्विलिब्रियम होगा उस समय क्या होगा? द पार्टिकल विल कम विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। आई होप यू गॉट इट। सो उसको आपने इक्वेट किया, डाउनवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। सो सिग्मा इनटू 4/3 पाई आर क्यूब g इक्वल टू सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब g प्लस 6 पाई ईटा आर वी। आपको ये वेलोसिटी चाहिए, इसको आप ले लो लेफ्ट साइड में, इसको आप ट्रांसफर कर दो राइट साइड में, तो क्या मिलेगा? 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू ये वाला 4/3 पाई आर क्यूब। इसको ले लो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, और जब ये यहाँ पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस सिग्मा, और उसको g बाहर निकाल लो। पाई गेट्स कैंसल, 2 twice 2 thrice, एक r भी कैंसल, यहाँ क्या बचेगा? r स्क्वायर। क्या बचेगा? r स्क्वायर। यहाँ पे r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे r स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ आपको क्या चाहिए? v। सो v इक्वल टू इधर 2 बच गया, r स्क्वायर बच गया क्योंकि r कैंसिल हुआ था, रो माइनस सिग्मा इंटू g डिवाइड बाय ये ईटा भी यहाँ पर आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। आई होप यू गॉट इट। पक्का?